आगे हम पढ़ेंगे थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की, कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है जावा में, कैसे हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इन जावा इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू शेयर रिसोर्सेज। मान लो कि एक रिसोर्स है और मल्टीपल थ्रेड्स हैं। हम चाहते हैं कि वो जो रिसोर्स है उस पर एक थ्रेड एक टाइम पे एक ही एक्सेस करे, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स उसको एक टाइम पे एक्सेस ना करें। तो इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रिवेंट्स मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ कोड साइमल्टेनियसली। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल थ्रेड्स एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन हेल्प करता है एक्सेस करने में, विच अवॉइड्स द डेटा इनकन्सिस्टेंसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। नाउ इमेजिन कि मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग टू एडिट अ डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। वो साथ साथ एक ही बार में मल्टीपल पीपल आर एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऑब्वियस है कि बहुत केओस हो जाएगा और जो डेटा है हमारा वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, किसी को भी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा जैसा वो चाहते हैं। और अगर हम इसमें सिंक्रोनाइजेशन कर दें, मतलब कि हम एक लॉक लगा दें कि जैसे ही एक पर्सन ने डॉक्यूमेंट को एडिट करना शुरू करे तो उस डॉक्यूमेंट पे लॉक लग जाए, कोई और पर्सन उसको एडिट नहीं कर सकता। और जैसे ही वो पर्सन एडिट करके हटे फिर दूसरे पर्सन उसको आके एडिट कर ले। तो इससे क्या होगा कि ओनली वन पर्सन कैन एडिट एट अ टाइम। तो डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी, मतलब कि इरेगुलरिटीज़ नहीं आएंगी। तो सिमिलर ही कॉन्सेप्ट होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का जावा में। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू अ शेयर्ड रिसोर्स। मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये इंश्योर करता है कि दो से ज़्यादा थ्रेड्स एक बार में सेम टाइम पे सेम रिसोर्स को एक्सेस ना कर पाएँ। तो इससे क्या होगा कि सिंक्रोनाइजेशन प्रिवेंट करता है ये चीज़ को कि मल्टीपल थ्रेड्स ना एग्जीक्यूट करें एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को एट द सेम टाइम। तो ये करने से डेटा इनकन्सिस्टेंसी अवॉइड होती है और जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, जो अनडिज़ायर्ड आउटपुट आएगा उनके दोनों से साइमल्टेनियस एक्सेस करने से, वो नहीं आएगा। इसीलिए हम सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं। तो व्हेन मल्टीपल थ्रेड एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्सेज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेटा इनकन्सिस्टेंसी, मतलब कि इनकरेक्ट रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और थ्रेड इंटरफेरेंस की, कि वन थ्रेड मॉडिफाइज द डेटा वाइल अदर इज़ रीडिंग और मॉडिफाइंग इट। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जावा में यूज़ करते हैं। तो जावा हमें बहुत सारे मेथड्स, मल्टीपल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करती है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, अमंग विच सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ करना या सिंक्रोनाइज मेथड यूज़ करना इज़ मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज़ करे जाता है जावा में, विच इज़ यूज टू प्रिवेंट थ्रेड इंटरफेरेंस एंड मेमोरी इनकन्सिस्टेंसी एरर। तो हम बात करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन में हम सिंक्रोनाइज मेथड्स भी होता है जिसमें हम पूरे मेथड को ही सिंक्रोनाइज कर देते हैं, विच अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एग्जीक्यूट एट अ टाइम। तो हम अगर पूरे मेथड को ही सिंक्रोनाइज कर दें तो उस मेथड को सिर्फ एक ही थ्रेड एक बार में एग्जीक्यूट करेगी। दूसरा होता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं टू अ लिमिट, कि सिंक्रोनाइजेशन टू ओनली द क्रिटिकल सेक्शन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक को, जैसे मान लो कि 2-3 फंक्शंस हैं, उन पूरे को ही सिंक्रोनाइज कर दिया कि एक ही इसमें जाएगा और ये मल्टीपल जितने भी उसमें मेथड्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, वो एक टाइम में एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या हुआ, इट इज़ अ सेक्शन ऑफ कोड दैट लॉक्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सो ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक एट अ टाइम। तो एक पूरा ब्लॉक ले लो जो कि एक ऑब्जेक्ट को लॉक कर देगी कि इसको एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी, और ये ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द सिंक्रोनाइजिंग मेथड। जैसे हमने बात करें कि एक मेथड को सिंक्रोनाइज कर दिया, उससे ज़्यादा ही कंट्रोल हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक में लगा सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है, हम सिंक्रोनाइज्ड लिखते हैं कीवर्ड, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हम ये क्रिटिकल सेक्शन कोड लिखते हैं कि जिसको एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकती है।
और ये जो लॉक ऑब्जेक्ट होता है, इट इज़ द ऑब्जेक्ट whose intrinsic look the thread acquires before executing the block. तो other threads will have to wait until the lock is released. तो जैसे ये लॉक रिलीज होगा तभी दूसरी थ्रेड्स इसको यूज़ कर सकती हैं. डिफरेंस क्या होता है सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज ब्लॉक में? तो सिंक्रोनाइज मेथड में हम सिर्फ एक मेथड को ब्लॉक करते हैं, बट इसमें हम पूरा एक सेक्शन ऑफ कोड लिख देते हैं जो एज़ कम्पेयर टू मेथड ज़्यादा प्रभाव डालता है. परफॉर्मेंस की बात करें तो मेथड जो है इट कैन बी स्लोअर क्योंकि इसमें ज़्यादा कोड होता है, बट ये फास्टर है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक कोड ही होता है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन, कोई बहुत मेथड इंक्लूड नहीं होता है. इसमें एक क्रिटिकल सेक्शन का कोड होता है जो कुछ ही उसमें होता है कि ये फंक्शन जो भी परफॉर्म कर रहा है उसमें कोई मेथड वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते, पर्टिकुलर डिटेल्ड मेथड नहीं होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मेथड जो है सिंक्रोनाइज मेथड ये लेस फ्लेक्सिबल है एज द इंटायर मेथड इज़ लॉक्ड. बट सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या है, ये मोर फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम इसमें चूज़ कर रहे हैं कि हमें मेथड का भी कोई पार्ट को एक ब्लॉक करना है या हमें कहाँ ब्लॉकेज डालनी है. तो जो ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है वी कैन चूज़ वेयर वी वांट टू परफॉर्म द क्रिटिकल सेक्शन और इट लॉक्स द ऑब्जेक्ट बाय दिस कीवर्ड. और इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं, हम अपना खुद का कस्टम लॉक ऑब्जेक्ट इसमें बना सकते हैं. एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें हमारा एक टाइम पे हम ये चाहते हैं कि एक टाइम पे एक ही बंदा उसमें से पैसे डाल सकता है, डिपॉजिट कर सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी क्लास है बैंक अकाउंट जिसमें हमारा एक कीवर्ड है बैलेंस जो कि प्राइवेट है और हमने इसको ज़ीरो कर दिया. फिर उसके बाद हमारा एक मेथड है डिपॉजिट जो कि एक पैरामीटर पास कर रहा है अमाउंट नाम का. यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे सिंक्रनाइज्ड ब्लॉक बनाया है, वो सिंक्रनाइज कर रहा है किसको, ये वाले ब्लॉक को. तो ये पूरा जो ब्लॉक है ये एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकती है, मल्टीपल थ्रेड्स नहीं कर सकती. तो हमारा इसमें लिखा है कि एक न्यू बैलेंस नाम का वेरिएबल है जिसमें हम बैलेंस प्लस अमाउंट को ऐड कर रहे हैं. तो जो अमाउंट हम यहाँ पे देंगे डिपॉजिट वाले उसमें ये ऐड हो जाएगा हमारे बैलेंस में और हमारा न्यू बैलेंस यहाँ पे सेव हो जाएगा. फिर हम प्रिंट करा रहे हैं करंट थ्रेड का नेम, जो भी हमारी करंट थ्रेड एक्सेस कर रही है उसका नाम हम प्रिंट कराएंगे इज़ डिपॉजिटिंग वट एवर अमाउंट इट इज़ डिपॉजिटिंग. तो जो हम यहाँ पे पास करेंगे डिपॉजिट वाले मेथड में वो यहाँ पे प्रिंट होगा. हमारा ट्राई ब्लॉक आएगा टू स्टिमुलेट सम डिले. हम यहाँ पे डॉट स्लीप मेथड यूज़ करेंगे और हम उसको 0.1 सेकेंड्स के लिए स्टॉप करेंगे और हम कैच करेंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को भी. अब जो हमारा बैलेंस है वो क्या हो गया, वो न्यू बैलेंस हो गया और हम अपडेटेड बैलेंस को प्रिंट करवाएंगे. तो जो हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा था वो अब इक्वल है न्यू बैलेंस के जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है. अब हमारा ये जो ब्लॉक है इससे हम बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक और फंक्शन जिसमें मेथड जिसका नाम है गेट बैलेंस और यह सिर्फ रिटर्न करेगा जो भी बैलेंस हमारा अब बना है जो बैंक अकाउंट में है. हमारी क्लास है अकाउंट होल्डर जो एक्सटेंड. अब हमने बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट और हमने यहाँ पे एक और स्पेसिफाई करा है वेरिएबल अमाउंट नाम का. हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, बैंक अकाउंट ले रहा है और एक हम अमाउंट ले रहे हैं. तो हम अकाउंट नंबर और अमाउंट यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं और दिस डॉट अकाउंट इज इक्वल टू अकाउंट, मतलब हम यहाँ पे इसको रेफ़र कर रहे हैं और दिस डॉट अमाउंट यहाँ रेफ़र कर रहे हैं इज इक्वल टू अमाउंट जो कि ये है. तो दिस कीवर्ड का यूज़ आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा, इतने टाइम से हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. फिर उसके बाद हम रन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें हम क्या लिख रहे हैं अकाउंट डॉट डिपॉजिट अमाउंट. जब हम अपनी मेन क्लास बनाएंगे जिसमें हम अपना मेन मेथड लिखेंगे उसमें हम बैंक अकाउंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अकाउंट और फिर उसके बाद हम दो थ्रेड्स रन कर रहे हैं, थ्रेड T1 और थ्रेड T2. तो थ्रेड T1 में हम लिख रहे हैं अकाउंट और हम पास कर रहे हैं 500 और थ्रेड T2 में हम लिख रहे हैं अकाउंट और पास कर रहे हैं 300. तो इसमें 500 इसमें 300.
फिर हमने सेट कर दिया है नाम दोनों के, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, और हम दोनों को स्टार्ट भी कर दिया है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे बैंक अकाउंट का वो बनेगा न्यू, और फिर उसके बाद वो सीधा अकाउंट होल्डर क्लास में जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट पास करा और अमाउंट पास करा है। जब वो रन में जाएगा तो वो डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेगा, और जैसे ही डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेगा अमाउंट के साथ, वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में ऐड होगा। अब हमारी थ्रेड 1 सिंक्रोनाइज ब्लॉक में आ गई है, तो थ्रेड 2 नहीं आएगी, तो T1 इसको एक्सेस कर रही है। अब हमारा न्यू बैलेंस क्या हो जाएगा, अभी बैलेंस 0 है, तो इसमें 500 ऐड हो जाएंगे, तो हमारा बैलेंस अब हो गया 500। तो जैसे ही हम ये प्रिंट होगा, फिर डिपॉजिटिंग करें कि हमारा जो T1 है वो डिपॉजिट करा अमाउंट 500, और फिर हम उसका हमारा जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएगा। तो अब हमारा बैलेंस 500 हो गया। फिर हम गेट बैलेंस करेंगे। उसके बाद जब हमारा थ्रेड 2 आएगा, जब रन मेथड ख़त्म हो जाएगा, तो थ्रेड 2 का फंक्शन होगा, अब वो जाएगा, अब हमारा अपडेटेड बैलेंस 500 है, और उसमें वो ऐड करेगा प्लस 300, तो अब हमारा जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 800। तो ये हमारा अपडेटेड बैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब हम रिटर्न करेंगे बैलेंस को, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा कि थ्रेड 1 इज़ डिपॉजिटिंग 500 अपडेटेड बैलेंस, फिर थ्रेड 2 इज़ डिपॉजिटिंग 300 और अपडेटेड बैलेंस 800। तो ऐसे काम करता है सिंक्रोनाइज ब्लॉक, जिसमें हम पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, जिसमें एक ही थ्रेड एक टाइम पे उसको एक्सेस करेगी और उसमें चेंजेस करेगी, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो ख़राब ना आए, इंटरप्टेड ना आए, और जो हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहते हैं वो ही आए। अब हम बात करते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन जावा मल्टी थ्रेडिंग इज़ हाउ मल्टीपल थ्रेड्स in a program talk to each other and share information safely. तो think of it as कि workers हैं, they are assembling a car एक प्रोडक्शन लाइन में, तो each worker does their part, ठीक है, हर वर्कर अपना काम करेगा, बट दे नीड अ वे टू कोऑर्डिनेट विद अदर्स, कि सब एक ही लाइन में हो ना। अगर एक बंदे ने पार्ट लगा दिया तो एवरीवन शुड नो कि उसने वो पार्ट लगा दिया है। तो ये कम्युनिकेशन करना बिटवीन द थ्रेड्स, this is very important, and this is the concept of inter-thread communication. So it allows the thread to communicate with each other to coordinate their actions, and it is useful in multi-threading. Why? Because there are multiple threading working together and sharing resources, so they should know कि कौन क्या कर रहा है, यूजलेस चीज़ें ना क्रिएट हो जाएं, या फिर एक थ्रेड कंटिन्यूसली वेटिंग जोन में ना रहे। तो इसके लिए टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर सिंक्रोनाइजेशन हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन मल्टी थ्रेडिंग में यूज़ करते हैं। तो इसी की इम्पोर्टेंस इसी चीज़ के लिए है कि एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग हो, अवॉइड करें हम डेडलॉक्स। मतलब डेडलॉक एक सिचुएशन होती है जिसमें टू प्रोसेसिंग या टू थ्रेड्स आर इन अ सर्कुलर वेट, कि एक वेट कर रहा है दूसरे रिसोर्स के लिए, और वो रिसोर्स दूसरे प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है, और जो रिसोर्स ने दूसरा प्रोसेस पकड़ा हुआ है वो पहले वाले के रिसोर्स की वेट कर रहा है। तो ये जो एक कंडीशन बन जाती है, इसको बोलते हैं डेडलॉक, जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसको अवॉइड करने के लिए इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। फॉर बेटर सिंक्रोनाइजेशन, हम अभी सिंक्रोनाइजेशन पढ़ के आए हैं, तो अगर जो थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे को नोटिफाई कर सकते हैं कि जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, तो बहुत एफिशिएंट हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन, और डिलेज जो हो रहे हैं अननेसेसरी वो भी अवॉइड हो जाएंगे, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। तो जो थ्रेड्स वेट फॉर सिग्नल्स रादर दैन कॉन्टिन्यूसली चेकिंग, अब थ्रेड्स को चेक नहीं करना पड़ेगा कि बार बार कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, दे विल बी नोटिफाइड जैसे ही काम हो जाएगा। तो दिस इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। अब इससे एक एग्जांपल समझते हैं कि इमेजिन देयर टू वर्कर्स, एक प्रोड्यूसर है एक कंज्यूमर है। सो प्रोड्यूसर्स मेक्स केक एंड पुट देम ऑन द टेबल। कंज्यूमर का काम क्या होगा, इट विल ही और शी विल टेक केक फ्रॉम द टेबल एंड सर्व देम। तो ये एक प्रोड्यूसर का काम है, एक कंज्यूमर का काम है। तो अगर टेबल फुल है तो प्रोड्यूसर मस्ट वेट बिफोर एडिंग मोर केक्स। टेबल अगर फुल है तो प्रोड्यूसर को वेट करना चाहिए, है ना, और कंज्यूमर को उसको बता देना चाहिए कि अभी टेबल फुल है तो वेट। अच्छा, अब अगर टेबल एम्प्टी है तो कंज्यूमर को वेट करना पड़ेगा न्यू केक आने के लिए। तो फिर
प्रोड्यूसर का काम है बताने का कि अभी केक नहीं है, कंज्यूमर को ये बताएगा। तो यही चीज़ जो है वेट करना, नोटिफाई करना, यही चीज़ जावा में जब हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ मेथड्स प्रोवाइड करे गए हैं जिनका नाम है वेट, नोटिफाई एंड सो दीज मेथड्स नीड टू बी यूज्ड विद इन द सिंक्रोनाइज्ड कंटेक्स्ट, मतलब कि या तो इनसाइड अ ब्लॉक और इनसाइड अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो ये 3 जो हमारे मेथड्स हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला है वेट मेथड। सो इट मेक्स द करंट थ्रेड, जो भी अभी करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है, रिलीज द लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट। जो भी उसने एक लॉक पे, एक ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाया होगा, जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक में हम लगा लेते हैं, उसको वो रिलीज़ करेगा एंड इट विल बी गो ऑन टू द वेटिंग स्टेट। जब वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा अनटिल उसको कोई दूसरी मतलब दूसरी थ्रेड नोटिफाई ना कर दे ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट पे उस पर लॉक छोड़ा होगा और वो वेट पे चला जाएगा, जब तक कोई और थ्रेड उसको बता नहीं देगी, नोटिफाई नहीं करेगी, तब तक वो वेटिंग स्टेट में रहेगा। सेकेंड होता है नोटिफाई। तो ये क्या करेगा, इट विल वेक्स अप वन ऑफ द थ्रेड्स दैट आर वेटिंग फॉर द लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कोई भी, जैसे देयर मस्ट बी मल्टीपल थ्रेड्स जो वेट कर रही हैं, तो उनमें से किसी एक को वो नोटिफाई करेगा। और नोटिफाई ऑल क्या करेगा, इट विल वेक अप ऑल द थ्रेड्स, जितनी भी थ्रेड्स वेटिंग में होंगी वो सबको ही नोटिफाई कर देगा फॉर द लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम से ये चीज़ समझते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया वो केक वाले एग्जांपल से। ऐसे ही अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो रुक जाएगा जब तक उसे पता चलेगा कि मेरे पास स्टॉक फुल है, और वो नोटिफाई करेगा सब कंज्यूमर्स को कि मेरा जो स्टॉक है वो फुल है, यू कैन कम एंड बाय। अगर स्टॉक एम्प्टी है, अब यहाँ पे अगर फुल है तो प्रोड्यूसर विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेगा। नेक्स्ट क्या होगा कि स्टॉक पूरा एम्प्टी है, तो इसमें क्या करेगा कि कंज्यूमर विल नाउ वेट। कंज्यूमर विल वेट कि जब तक बनेगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो इट विल गो इन टू द वेटिंग स्टेट। और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर क्या करेगा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑल द स्टॉक जो भी रिक्वायर्ड है, और वो फिर सबको नोटिफाई कर देगा। अगर एक प्रोडक्ट बना तो इट विल नोटिफाई वन ऑफ द कंज्यूमर्स, अगर ज़्यादा बने होंगे तो इट विल नोटिफाई ऑल ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम सॉल्व करते हैं यूजिंग दीज मेथड्स। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है शेयर डेटा, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक फील्ड बनाई है आइटम, और हमने यहाँ पे इस प्रोड्यूस्ड को फॉल्स कर दिया, मतलब कि कुछ प्रोड्यूस नहीं है। फिर हमने एक मेथड बनाया है टू प्रोड्यूस अ आइटम, जिसको हमने सिंक्रनाइज्ड करा है, और ये जो हमारा मेथड है ये एक वैल्यू भी लेता है। तो वो कह रहा है कि वाइल द आइटम इज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस, अगर वो प्रोड्यूस है तो हम वेट करेंगे, हम लॉक रिलीज़ कर देंगे और वेट करेंगे, और हम यहाँ पे कैच भी कर लेते हैं एक्सेप्शन। फिर उसके बाद हमने आइटम की वैल्यू इज़ इक्वल कर दी है, आइटम इज़ इक्वल टू वैल्यू कर दिया है, और हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोड्यूस्ड आइटम, जो भी हमारी वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे इस प्रोड्यूस ट्रू कर दिया, मतलब कि प्रोड्यूस्ड है, तो नोटिफाई कर दो, नोटिफाई द कंज्यूमर। अब हमने मेथड बनाया है टू कंज्यूम द आइटम, इसको भी हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक में ही डालेंगे, कंज्यूम नाम का। वो कह रहा है कि वाइल इफ़ नो आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर ये वो कह रहा है कि इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, तो क्या करें, वेट करें। ठीक है, वेट करें, रिलीज द लॉक एंड वेट, कैच कर लेंगे एक्सेप्शन। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रिंट कर देंगे, अगर वो प्रोड्यूस है तो प्रिंट कर देंगे आइटम जो हमने कंज्यूम कर दी, और इस प्रोड्यूस को कर देंगे हम फॉल्स, और नोटिफाई कर देंगे किसको, प्रोड्यूसर को, कि अब प्रोड्यूस करो। ऐसे ही फिर उसके बाद हम क्लास बनाएंगे प्रोड्यूसर, जो एक्सटेंड करिए हमारी थ्रेड को। शेयर डेटा का हम एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो डेटा इज इक्वल करेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे रन वाले मेथड को, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, डेटा चलाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे टिल 5, लूप चल रहा है तो प्रोड्यूस 5 आइटम्स। फिर हम यहाँ पे स्लीप करेंगे टू सिमुलेट हम डिले, और हम एक्सेप्शन को भी कैच करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही हम कंज्यूमर क्लास भी बनाएंगे जो एक्सटेंड करेगी थ्रेड को। शेयर डेटा का हम एक वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम इसका भी कंज्यूमर का भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे।
और फिर उसके बाद हम यहाँ पे रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, डेट जो भी लिखेंगे यहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं 5 आइटम्स को, और उसके लिए हम लूप चलाएंगे। और हम यहाँ पे स्लीप भी लगा रहे हैं टू सिमुलेट सम डिले, और एक्सेप्शन को कैच कर लेंगे। हमारी मेन क्लास में मेन मेथड को डिस्क्राइब करने के बाद हम शेयर डेटा का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें डेटा को पास करेंगे, और कंज्यूमर का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डेटा को पास करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की थ्रेड बना रहे हैं और हम दोनों को स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ द आउटपुट वुड लुक लाइक, प्रोड्यूस्ड 1, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद वो कंज्यूमर को नोटिफाई करेगा, फिर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, फिर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने के बाद देखेगा कि कुछ नहीं है तो इट विल नोटिफाई द प्रोड्यूसर, और फिर वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ऐसे ये वर्क करता है।